हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्ज़ाम के सेक्शन खंड जीएस एंड जीके वाले सेक्शन को देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनका अति महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों जीएस ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम में और कहीं भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आपका यूपी टेट हुआ, यूपीपी हुआ, या सुपर टेट हुआ, या हम कहें बीडीओ के एग्ज़ाम के री एग्ज़ाम के लिए, या यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसमें जीएस और जीके वाले खंड का जो ये क्वेश्चन होंगे, ये सारे में आपके लिए उपयोगी होंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, आपसे एक एक अपील करते हैं दोस्तों, मतलब कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी दोस्त इस वीडियो पर नए हों, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम इससे बाद में अपलोड करेंगे, उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी पीत ज्वार, डी चिकनगुनिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी मलेरिया जो है, या प्लोजोडियम, एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यानी ये प्रोटो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है, न कि यह वायरस के कारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनटॉक्स परीक्षण किया जाता है? ए क्षय रोग की जांच के लिए, बी टाइफाइड रोग की जांच के लिए, सी निमोनिया रोग की जांच के लिए, डी एड्स की जांच के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी जो मैनटॉक्स है वह क्षय रोग की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? ए हीमोग्लोबिन, बी मिथोग्लोबिन, सी लेड, डी नाइट्रेट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, नाइट्रेट के कारण जो रक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यानी जो नाइट्रेट की अगर जल में उपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण सॉरी दोस्तों, बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम पाया जाता है, जिसके कारण बच्चों की जो शरीर होती है वह नीली पड़ने लगती है। यानी उनके होठों पर क्या होता है, नीली पड़ने लगती है। इसी डिजीज को हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, और यह किसके कारण होती है? जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। तो आपका सही विकल्प है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? आपके सामने विकल्प ए है अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्घ्य तरंग, सी ए और बी दोनों, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी जो प्रकाश तरंगे होती है वह कैसी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझा गया, यानी यह किसके द्वारा समझाया गया है? ए न्यूटन के पहले नियम, बी न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, सी न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, या डी कहें संवेग के संरक्षण सिद्धांत के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी न्यूटन के पहले नियम के द्वारा यह समझाया गया है। यानी इसी नियम को, यानी न्यूटन का जो ये पहला नियम है, इसी नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम भी इसी को कहा जाता है। नियम, यानी न्यूटन जो है एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम को प्रस्तुत किया और कहा कि कोई भी वस्तु जो ब्रह्मांड में पाई जाती है वह क्या होती है? स्थिर होती है। वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। इसी तरह से जब हम किसी भी मानी ट्रेन हो या बस हो, हम यात्रा करते हैं, जब उस पर अचानक ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगाई जाती है, तो हम अचानक क्या करते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जड़त्व का नियम है, हमारा जो निचला वाला भाग होता है वो क्या होता है? बस की सीट से लगा
होता है और जो हमारा अगला वाला जो हिस्सा होता है ऊपर होता है वह उसी गति में चलता रहता है, लेकिन बस रुकने से हमारे निचले वाले पार्ट को क्या होता है, यानी जो हम जैसे सीट से टच होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, और जिसके कारण आगे वाला हिस्सा क्या होता है, वो आगे की तरफ चला जाता है। तो यह नियम किस में बताया गया है, यह न्यूटन के पहले नियम में बताया गया है। और तीसरा नियम न्यूटन का है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पौधों के नाम बताइए। ए ग्लिरिसिडिया और नीम, बी नीम और जेट्रोफा, सी कहता है जेरोट्रोफा और नीम, या डी कहता है जेरोट्रोफा और ग्लिरिसिडिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी जेट्रोफा और ग्लिरिसिडिया जो है यह बायोडीजल के लिए उगाए जाने वाले पौधों की श्रेणी में रखे जाते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य में जयते शब्द कहां से लिया गया है? आपके सामने विकल्प है मनुस्मृति, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी मुंडोक उपनिषद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी जो सत्य में जयते है यह भारत का वाक्य है। सत्य में जयते या जो है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार प्रत्येक एग्जामों में देखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन थी? ए संख्या, बी मीमांसा दर्शन, सी वैशेषिक दर्शन, डी चारवाक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी सांख्या दर्शन जो है यह प्राचीन भारतीय की यानी प्रारंभिक शाखा कहलाती है। यह जो दर्शन है सांख्या दर्शन यह प्राचीन दर्शन कहलाता है। इसके जो लेखक हैं वह कपिल हैं सर। कौन है? कपिल है। कपिल मुनि को इनका लेखक माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ए आत्मा संबंधी विवाद से, बी धार्मिक कर्मकांड से, सी ब्रह्मचर्य से, या डी आचार की शुद्धता या पवित्रता से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी जो बुद्ध के उपदेश हुआ करते थे वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर अधिक जोर देते थे। यानी बुद्ध के जो उपदेश थे वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंध रखते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? ए हर्षवर्धन ने, बी विक्रमादित्य ने, सी स्कंदगुप्त ने, डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को सर्वप्रथम किस शासक ने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? इसी के द्वारा मौर्य वंश, यानी इसी के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, जिसका समय पीरियड 323 22 से लेकर 184 बीसी तक का, यानी 184 बीसी तक का मौर्य वंश का शासक होता है। यानी भारत में यह भी कहा जाता है कि भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की नींव रखने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, और इसी के द्वारा सर्वप्रथम मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को विजय प्राप्त की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके सामने अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ए बिंबिसार, बी अशोक, डी हर्षवर्धन, डी पुष्यमित्र शुंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सॉरी दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी जो सांची का स्तूप है सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। और यह सांची का जो स्तूप है यह वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी जो सांची का स्तूप कहाँ, अगर पूछ लेता कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ए तंजौर, बी मेखला, सी मदुरई, डी महाबलीपुरम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी मदुरई में, यानी वर्तमान कहाँ मदुरई कहाँ है? केरल में, या केरल में है। और ये मदुरई जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण पांडे शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण पांडे 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 शासकों द्वारा करवाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम शासन था? ए चेरो में, बी चोल वंश में, डी चालुक वंश में, डी वतापी वंश में। तो आपका सही उत्तर होगा सी,
यानी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि चोल वंश में उत्तम ग्राम प्रशासन देखा जाता है और यह प्राचीन भारत का सर्वप्रथम एग्जाम्पल माना जाता है कि चोलों द्वारा जो ग्राम प्रशासन है उसको शुरू किया गया था और इसकी व्यवस्था एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। इसीलिए चोलों का जो ग्राम प्रशासन है सबसे उत्तम माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इब्ने बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी इब्ने बतूता की जो भारत यात्रा की गई थी वह मोहम्मद बिन तुगलक की गई थी। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड देखते हैं तो 1325 से लेकर 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक का यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है। और इसी के समय पर अफ्रीकी यानी अफ्रीका के मोरक्को के यात्री यहाँ आते हैं और इन्हीं के द्वारा एक किताब बार बार पूछी जाती है। अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं रेहेला से, यानी रेहेला से एक किताब लिखते हैं इब्ने बतूता, जो बड़ी एग्जामों में आपसे कई बार पूछी गई है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है। तो इब्ने बतूता या इब्ने बतूता की एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड की कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? ए शिवाजी, बी कृष्णदेव राय, डी अकबर, सी पेशवा बाजीराव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, शिवाजी के राय के काल में अष्टप्रधान यानी जो शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ रानी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ए बेलाजली ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी वारेन हेस्टिंग ने, डी लॉर्ड डफरिन ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी स्तंभ मरारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इसी व्यवस्था को दोस्तों हम लोग अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। इसी व्यवस्था को हम लोग अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, यानी इसी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है दोस्तों। और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। एक तरह से कहा जाए या मोटे तौर पर बंगाल में लागू की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, कथन किसका था? ए सरदार पटेल, बी मोहम्मद इकबाल, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा नेहरू को राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना को राजनीतिक व्यक्ति कहा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? ए बरकत उल्ला, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला हरदयाल, डी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी विदेशों में सर्वप्रथम किसी भारतीय द्वारा यानी जो स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना की गई थी वह कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने अफगानिस्तान में यानी अफगानिस्तान में इस सरकार की स्थापना की थी, यानी अफगानिस्तान में इस सरकार की क्या की थी? स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ए 1931, बी 1921, सी 1929, डी 1930। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। और इस राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित लाल नेहरू ने की थी दोस्तों। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि 1931 वाला जो अधिवेशन है यह कराची अधिवेशन कहलाता है। कराची अधिवेशन कहलाता है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। और इसी कराची अधिवेशन में
भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। यानी कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था, जबकि लाहौर अधिवेशन 1929 में इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वराज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उद्घोष किसका था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी पंडित गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी चंद्रशेखर आजाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। यानी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन उद्घोष की घोषणा की गई थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मुझे मिलना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? ए हिमालय, बी विंध्याचल, सी अरावली, डी नीलगिरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में गिना जाता है। अगर इसका विस्तार देख लें, दिल्ली से दिल्ली से गुजरात तक का इसका विस्तार पाया जाता है। यानी दिल्ली से गुजरात तक का इसका विस्तार पाया जाता है। यानी अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक का इसका विस्तार पाया जाता है। यानी हम कहें दिल्ली लास्ट पहला पॉइंट, तो गुजरात तक का ये श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा नदी, डी नर्मदा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन साल बांध स्थित है। यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। यानी ये जो नागा अर्जुन सागर बांध है, यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर किस नदी में पूछ लेता है तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए प्लूटो, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी जो सौर परिवार है उसका जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। यह सूर्य के सबसे निकटतम भी है, या सूर्य के सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। सबसे निकटतम ग्रह है, यानी निकटतम ग्रह भी है। इसको भी ध्यान रखना है हमें। यानी सबसे छोटा है और सबसे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी ये माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर क्या है? ए औषधि चट्टान, बी कयांतरित चट्टान, या हम इसे कह दें रूपांतरित चट्टान, सी तल छटनी चट्टान, डी अग्नेय चट्टान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कयांतरित चट्टान या हम कहें रूपांतरित चट्टान। संगमरमर क्या है? यह चूना पत्थर इसकी मूल चट्टान है। जब कई दिनों तक का, कई सदियों तक का ये रहती है तो संगमरमर प्रभावित हो जाती है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो अग्नेय चट्टान है इसे ही हम लोग मूल चट्टान कहते हैं। जो अग्नेय चट्टान है इसे ही हम लोग मूल चट्टान कहते हैं, और इसी के क्रियान्वयन से अगली चट्टानें बनती दूसरी, जैसे हम औषधि चट्टान कहते हैं या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी पूरे पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जैसे दोस्तों हम देखते हैं पूरी पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे हमने कहा अग्नेय चट्टान, अग्नेय यानी अग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, औषधि चट्टान, या हम कहें रूपांतरित 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 चट्टानें। यानी जो चट्टान है, चट्टान पाई जाती हैं पूरी पृथ्वी पर। 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और इसी के मेल जोल से ही हमें विभिन्न चट्टानों को देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।